अष्टांग योग सूत्र के ऊपर हमने कई लेक्चर्स किए हैं। आप लोगों ने समझा है कि कोई भी व्यक्ति जो योगा के पाथ पर चलता है, तो ये होल सिस्टम ऑफ योगा हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन यू टेक बर्थ इन अ ह्यूमन बॉडी, देयर आर सम नेचुरल दोषाज विच यू आर बॉर्न विथ। ठीक है, जो विकृतियाँ और जो प्रकार के गुण आपके रास्ते में आड़े आएंगे ही आएंगे, उनसे आप किस प्रकार से निकलेंगे। एंड इट्स नॉट लाइक अ परमानेंट स्वच्छता। परमानेंट स्वच्छता हमेशा परमानेंट चीज़ों की होती है, टेम्पररी चीज़ों की सुरक्षा और स्वच्छता भी टेम्पररी ही होती है। सबसे टेम्पररी क्या है? आपका ये शरीर, फिर इससे जुड़ी हर एक चीज़ भी क्या होगी? टेम्पररी, परमानेंट नहीं हो सकती है। परमानेंट क्या है? आत्मा। तो आत्मा की शुद्धता वन टाइम होती है। वन टाइम जब वो ईश्वर में विलीन हो जाएगी, तब वो संपूर्ण तरीके से स्वच्छ हो गई, और कोई मेथड नहीं है। तो हम जब योग सूत्र की बात करते हैं या किसी भी इस प्रकार के सिस्टम की बात करते हैं, तो वेरी क्लियरली वी आर स्टेटिंग दैट द क्लेंस एंड द होल सिस्टम इज जस्ट टू बैलेंस अवर बॉडी एंड माइंड सिस्टम। ठीक है, नाउ बॉडी एंड माइंड के भी बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल होते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारा जो ये शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि शरीर भी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शरीर कौन से शरीर होते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। फिर उसके अंदर भी कोश भी अलग होते हैं, 5 प्रकार के कोश होते हैं। अन्नमय कोश, और मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। तो हम जिस कोश के ऊपर आज ज़्यादा एम्फसाइज करने वाले हैं वो कोश कौन सा है? प्राणमय कोश। नाउ व्हाई आई हैव केप्ट दिस लेक्चर सेपरेट from all the other lectures? We are not even going to discuss the pranayam. We are just going to discuss first about the vayu. Till the time we do not understand about the vayu, there is no meaning to do any of the pranayam or even the asan related to it. First you have to understand what is the vayu system and what is it vayu. क्या हम प्राण और वायु दोनों सेम होता है, दोनों को सेम कह सकते हैं, है ना? तो विदाउट यूजिंग अवर लॉजिक वी गो बाय द व्हाट इज रिटन इन द शास्त्र कि जो हमारा प्राण है, प्राण इज कंसिडर्ड एज द लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लोइंग इनसाइड द बॉडी एंड माइंड। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति के शरीर से आपको अगर डिटर्मिन करना है कि वो डेड हो चुका है, तो दैट मीन्स द प्राणा हैज लेफ्ट द बॉडी, दैट मीन्स द बॉडी इज डेड। The moment the prana enters, it becomes a जीवंत body. So मदर के भ्रूण के अंदर लगभग 1 सप्ताह के बाद से जब प्राण का प्रवेश होता है शरीर में, वहाँ से उसकी जो ग्रोथ, धड़कन, ये सब बनना शुरू हो जाती है। Now what is the role of vayu? Vayu is like the vehicle on which the prana will move. ठीक है, prana is the life force energy. The vehicle it uses to flow within the body and mind system is the vayu. ठीक है, कई प्रकार के वायु हो सकते हैं based on what is the function required. अब मान लीजिए कि प्राणा is the life force energy, बॉडी में फंक्शनैलिटी के हिसाब से कहाँ पर कितना किस समय पर पहुँचना चाहिए, ये सारा आपकी वायु सिस्टम डिटर्मिन करेगा। अगर वायु सिस्टम सही चलता है तो सही समय पर आपको जिस जगह जितना फोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए वो मिल जाएगा, वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं पहुंचेगा तो उतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। सिंपल सिस्टम है। अब जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम प्राण वायु का संचालन किस माध्यम से करते हैं? वायु के माध्यम से करते हैं। ठीक है, अब जब हमें संचालन वायु के माध्यम से करना है तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वायु के फिर क्या सिस्टम होते हैं, कितने प्रकार की वायु होती है। तो हम पंच वायु के बारे में बात करेंगे। 5 प्रकार की वायु जो कि पूरे बॉडी एंड माइंड सिस्टम को रेगुलेट करती है, वो मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर अबाउट द प्राणा।
ऐसा सुनने में प्रतीत होगा कि प्राण, क्योंकि इट इज़ द लाइफ फोर्स एनर्जी, इट इज़ समथिंग विच इज़ फ्लोइंग विद इन यू. And what is prana made up of? Whenever you as a yogi you sit, you ask about what the atma is made up of, what the body is made up of, what is the origin. You ask these questions. So what is prana made up of? किस चीज़ से बना है? तो एक्चुअली में जो आप हमेशा से सुनते आए बचपन से कि पंच महाभूत हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनसे जो बना है एक्चुअली में हमारे भीतर वो है प्राण. प्राणा इज मेड अप ऑफ जल, अग्नि, वायु, आकाश एंड पृथ्वी. एंड why it is made up of all these sources? Because in order to body to function and mind to function, ये 5 तत्वों का रिक्वायरमेंट होता है. और इनको रेगुलेट कौन करता है? प्राण शक्ति. नाउ अ क्वेश्चन में अराइज कि हाउ कुंडलिनी एंड प्राणा आर डिफरेंट और आर दे सेम. इसीलिए तो ये मिथ ब्रेक कर रही हूँ कि शरीर तो मात्र मिट्टी से बना. ये भी सुना होगा आपने, मिट्टी का बना है शरीर, तो मतलब सिर्फ पृथ्वी से बन गया है अन्नमय कोश, विच इज ट्रूथ ऑल्सो. देन व्हाट इज द प्राणमय कोश मेड अप ऑफ? पर सिर्फ मिट्टी से क्यों बना है शरीर? क्योंकि शरीर बनता है अन्न खाने से, अगर एक पर्सपेक्टिव से देखें तो. और अन्न किससे बनता है? तो अन्न को तो धूप भी चाहिए, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, तब वो पैदा होता है. आधार. आधार क्या है? पृथ्वी है ना आधार. ये वैसा ही हो गया कि आपके शरीर का जो अन्नमय कोश है वो आधार हो गया, पर उसके भीतर तो सारे फंक्शन काम कर ही रहे हैं. जो भी चीज जीवंत है उसके अंदर प्राण है, और प्राण जिसके अंदर है उसके अंदर 5 तत्व हैं. अब चाहे वो फसल है, चाहे वो पशु है, और चाहे वो स्वयं कोई पुरुष है. कुंडलिनी में और प्राण शक्ति में अंतर कोई बताए? शायक ने भी काफ़ी क्लोज बताया है. जैसे हम लोग देखते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि गिव 5 डिफरेंसेस बिटवीन दिस, तो 1 पॉइंट कैन बी व्हाट ही हैज सेड कि वो कुंडलिनी जो है वो एक परिधि के अंदर ही उसका मूवमेंट होता है, स्पाइन के भीतर से ही सटल फॉर्म में उसका मूवमेंट होता है. जबकि प्राण जो है ज़्यादा विस्तृत होता है, क्योंकि वो पूरे ही वायु सिस्टम के साथ साथ हमारे संपूर्ण शरीर और मस्तिष्क के अंदर घूमती है. तो ये एक डिफरेंस सही बताया. बाकी जो अभिषेक जी ने बताया कि उनकी बात से ऐसा लगा कि मोर कंट्रोल वी हैव ऑन कुंडलिनी एंड लेस ऑन प्राणा, जबकि इसका ठीक ऑपोजिट है. यू हैव मोर कंट्रोल ऑन द प्राणा एंड नो कंट्रोल ऑन द कुंडलिनी. ये फ़र्क होता है. ठीक है. कुंडलिनी इज़ समथिंग दैट यू कैन जस्ट ऑब्जर्व. हम लोग जब कुंडलिनी अभी जो लोग कर भी रहे हैं नीतू जी, हम कोई विधि नहीं कर रहे हैं, हम बस उसके ऊपर ध्यान देते हैं और वो अपने आप चलता है. पर प्राण वायु के संचालन की बाकायदा विधि होती है, और ये ज़्यादा फिज़िकल लेवल पर इसके आपको तुरंत इम्पैक्ट्स दिखाई देते हैं, फिज़िकल और मेंटल लेवल पर, क्योंकि इसका काम ही फिज़िकल और मेंटल लेवल पर शरीर को चलाना है. प्राण के साथ में आपने जो कुछ भी किया इज़ नॉट टेकन विद द कर्मिक साइकिल. It is just about how you will be able to perform with your body and mind system. That is all the prana is about. It is just a support system that helps you in the dharana, dhyan and samadhi. While kundalini is for which you do the dharana, dhyan, samadhi. ठीक है. कुंडलिनी के अंदर ये क्षमता है कि यदि वो जागृत है तो वो प्राणा को भी कंट्रोल कर लेती है, पर प्राणा के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो कुंडलिनी को कंट्रोल कर ले. इट जस्ट रिमेन्स एज वन पार्ट ऑफ इट, नॉट द रेगुलेटिंग थिंग. ठीक है. हाँ, करते हैं हम प्राण वायु को कंट्रोल करते हैं, ताकि प्राण वायु जो है हमें
सुषुम्ना के लेवल पर हम पहुँचें, ताकि हम धीरे धीरे करके ध्यान की उस गहरी स्थिति में पहुँच सकें. Again, you will have to go into subtler level, settling down your body and mind system. And how you will do it? You will do it through the Vayu only. तो मतलब जैसे जो ईश्वर का हर इंसान में जो एलिमेंट है वो एक तरीके से कुंडलिनी शक्ति है, और जो फिजिकल बॉडी के लिए जो एनर्जी फॉर्म है वो प्राण शक्ति है, प्राणवायु है. कह सकते हैं, बट प्राण को भी हम ईश्वर से पृथक तो नहीं कर सकते. बनाया तो ईश्वर ने, हाँ. लेकिन वो जो मतलब फिजिकल बॉडी को चलाने वाला जो सारा सिस्टम है वो प्राणवायु है. हाँ. और जो एक ईश्वर ने अपनी शक्ति हमें दी है, हाँ, जो प्रकृति है, जैसे कि हमारे परमपिता परमेश्वर, यदि आदि शंकर को माना जाए, शिवा को, जिन्होंने हमें चेतना दी, एंड देन शक्ति जिन्होंने हमें अभिव्यक्ति दी. ठीक है, अभिव्यक्ति, वॉट एवर यू आर, लाइक राइट नाउ यू आर बीइंग expressed in the form of this body, so this is your expression. So this expression has been given by the mother. In the physical system also it happens like that. The father gives a shakti which mother is able to create it into a body form, है ना. That's how the Shiva and Shakti has also created the whole universe. तो अगर कहें कि माता का वो जो एक हमारे भीतर शक्ति ने जो हमारे भीतर अपनी शक्ति एक आरोपित करके दे रखी है, that is कुंडलिनी. ठीक है. एंड जो हमें उन्होंने जो हमारे भीतर चेतना है, जो चेतना स्वरूप हम सदा हैं, वो हमारे पिता यानी कि शिवा हो गए. अब इस सिस्टम को चलाने का जो तरीका दिया है वो प्राणवायु हो गई, प्राणा. ठीक है, दैट गिव्स द लाइफ टू दिस बॉडी एंड माइंड. गुरु माँ, जो कुंडलिनी है वो आई थिंक वो हमेशा मतलब जब हम रीबर्थ भी होता है तो इट स्टेज द सेम, नेवर चेंज. यस, बट देयर इज अ थिंग अबाउट प्राणा ऑल्सो. प्राणा जो होता है वो हमारे शरीर के परिधि से, शरीर से जब मैं बात कर रही हूँ तो इट्स नॉट दिस फिजिकल बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सूक्ष्म लेवल पर. हमारी बॉडी से लगभग 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रहता है प्राणा. जब आपके भीतर में एंजाइटी, डिप्रेशन, लो एनर्जी जाएगा, या आप बीमार हैं बहुत ज़्यादा, तो ये डिस्टेंस और बढ़ता है, तो आपका चेहरा और शरीर प्राण रहित दिखने लगता है. जितना ज़्यादा आप फ्रेश, हैप्पी और हेल्दी हैं, वो प्राण शक्ति उतना आपके करीब होती है, एंड यू लुक लाइक अ लॉट ऑफ लाइफ फोर्स इज देयर इनसाइड यू. इन योर लैंग्वेज, in your face, it is reflecting. So that is also one thing about the prana, which is very close to the concept of atma. And I have not been able to find actually in any of the like तैत्तिरीय उपनिषद में काफ़ी इसके बारे में मैंने पढ़ा, वहाँ पर दिया हुआ है, but they have not been able to explain कि जो हमारा कारण शरीर और आत्मा वाला कंसेप्ट है और प्राणा है वो बहुत क्लियर क्लोज बता रहे हैं, बट डिस्टिंक्शन नहीं बता पा रहे हैं. तो मैं देखती हूँ अगर और कुछ समझ में आएगा तो आई डेफिनेटली अपडेट यू गाइस अबाउट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट 5 काइंड्स ऑफ प्राणा. तो हमारे जो 5 प्रकार के वायु हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान एंड अपान, 5 प्रकार की वायु हैं. ठीक है, तो हर वायु का अपना फंक्शन अलग है. हम लोग लोअर वाले से स्टार्ट करते हैं, अपान वायु से शुरू करते हैं. ठीक है, जिस एक डायरेक्शन में वायु का फ्लो हो रहा है, आप समझ लीजिए उसी के बेसिस पर इसका सारा फंक्शनैलिटी डिपेंड करता है, फिजिकल लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी. तो हम दोनों ही लेवल पर इसकी बात करेंगे, फिजिकल लेवल पर भी बात करेंगे और मेंटल लेवल पर भी बात करेंगे, किस प्रकार से ये भिन्न है. तो लेट्स टॉक अबाउट अपान वायु. ठीक है, अपान वायु के बारे में बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसका डायरेक्शन जो है वो नीचे के डायरेक्शन में दे रखा है, अपान वायु. ठीक है, तो ये हमारे नाभि का जो कोश होता है, लगभग वहाँ से स्टार्ट करके ये नीचे के डायरेक्शन में जाती है, डाउनवर्ड की तरफ. अपान वायु पेल्विस से लेकर के हमारे फीट तक का सारा एरिया कवर करती है.
इसको बोला गया है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज़ नॉट जस्ट द एक्सक्रीशन ऑफ द फूड का जो इनडाइजेस्टेड फूड है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट. एनी काइंड ऑफ एक्सक्रीशन फ्रॉम द स्वेट, टीयर्स, फेस से जो ऑयल सिक्रीट होता है, यूरिन, योर एक्सक्रीटा, एंड even the thoughts that you want to excrete, all of this comes under this system. ठीक है, अपान वायु के अंदर. So now downward moving energy is basically for this, and there is another subtle level of वायु in this जो कि हम इसमें नहीं स्टडी कर रहे हैं. ये उस समय पर एक्टिवेट होती है जब कोई महिला प्रेगनेंसी में जाती हैं, तो एक नई प्रकार की वायु भी स्टार्ट होती है उनके शरीर के भीतर, जो कि एक नए जीवन की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. वो अपान वायु और समान वायु का मिश्रण होती है वो वायु. और जब हमारी डिलीवरी के लिए हम जाते हैं तो समान वायु और अपान वायु को मिल के काम करना होता है टू बी एबल टू ओपन द पेल्विक एरिया एंड ब्रिंग द चाइल्ड आउट, because that also comes as a excretion. The body has created something and that has to be excreted out after a certain period of time. तो अपान वायु के बारे में अगर हम फिजिकल लेवल पर बात करें, अगर आपका अपान वायु सही नहीं चल रहा है तो क्या क्या समस्या आएगी और कौन कौन से ऑर्गन्स में समस्या आएगी. सबसे ज़्यादा समस्या आएगी आपकी किडनियों में. जिन लोगों की अपान वायु सही नहीं चल रही है उनकी किडनी ठीक से काम नहीं करेगी. इनडाइजेशन इश्यूज़ जो होते हैं हमारे, वो समान में आते हैं, लेकिन आपका यूरिन फिल्ट्रेशन का काम जो होता है वो इसमें आता है. ब्लड फिल्ट्रेशन का भी काम इसी में आता है. देन अगर आपका अपान वायु ठीक नहीं चल रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, इवन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर अपान वायु ठीक से नहीं चल रही है. मेंटल लेवल पर अगर अपान वायु ठीक से नहीं चल रही है तो क्या समस्याएं आएंगी. जो हमने चक्रास में पढ़ा था वो कंसेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है. तो आपकी विल पावर कम हो जाती है अगर आपकी अपान वायु ठीक से नहीं चल रही है. ऐसे लोग बहुत प्रोन होते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन में फॉल करने के, और जनरली इट इज़ रिफ्लेक्टेड विद कि उनको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं. आदमियों में प्रोस्ट्रेट का प्रॉब्लम बहुत जल्दी देखा जाता है अगर अपान वायु ठीक से नहीं चल रही है तो. 35 से 40 साल की उम्र में उनको थोड़ा सा यूरिन के साथ में प्रॉब्लम होती है कि या तो बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाती है फिर, या फिर क्लियर नहीं हो पाती है, तो प्रोस्टेट इश्यूज हो जाते हैं. महिलाओं के केस में ये देखा गया है कि अगर आपको अपान वायु में प्रॉब्लम है तो चाइल्ड बर्थ के बाद में यूरिन को होल्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. अदर देन दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रॉब्लम होती है, मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज हो सकता है अगर अपान वायु आपकी ठीक से नहीं चल रही है तो. एंड कई बार फॉलिकल्स में इश्यूज हो जाते हैं. जो फॉलिकल्स महिलाओं के बॉडी में पाए जाते हैं उसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं अगर अपान वायु ठीक से नहीं चल रही है तो. इसके लिए जो बहुत रेलेवेंट आसन्स है जिसके माध्यम से आप इसको सही कर सकते हैं, वो सारे आसन जो आपके हिप बोन और हिप जॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्लूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके अपान वायु को एक्टिवेट करने के लिए. प्राणायाम के ऊपर हम जब प्राणायाम का लेक्चर में जाएंगे तो हम हर वायु के से रिलेटेड प्राणायाम के ऊपर बात ज़रूर करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समान वायु. हम नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं तो हम उसी फ्लो में ही बात कर रहे हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू द समान वायु. तो समान वायु के बारे में बात हुई थी कि ये हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसका ये गोल गोल गति में मूवमेंट होता है, ठीक है, समान वायु का. तो विच इज़ काइंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द नेवल बट इट हैज़ टू कवर द होल डाइजेस्टिव सिस्टम. कहाँ से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है? बचपन में डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पढ़ा रहा होगा, तो ये माउथ से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है. एक्चुअली में माउथ के अंदर ही सबसे ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं जो कि सबसे पहले आपके बॉडी फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं. तो जो फ्रक्टोज शुगर होती है जो कि किस में पाई जाती है? फ्रूट्स में. वो आपके माउथ के एरिया में सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होती है. उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर हमारे थायराइड ग्लैंड के पास से गुजरता है हमारा खाना, एंड देन इट गोज थ्रू द फूड पाइप टू द स्टमक. तो स्टमक में सबसे पहला पार्ट होता है फंडस, देन देयर इज अ कार्डियक एंड देन देयर इज पाइलोरिक.
तो फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक, ये 3 रीजंस होते हैं जो कि हमारे पेट में पाए जाते हैं। इसको 3 सेक्शंस में क्यों डिवाइड किया है? ऐसे ही बायोलॉजी को कॉम्प्लेक्स करना था? ऐसा नहीं है क्योंकि तीनों ही भागों का फंक्शनैलिटी अलग होता है। जो फंडस होता है उसका काम होता है खाने को चर्न करना, ठीक है। चर्न करना मतलब चर्निंग मशीन होती है, चर्न कर दिया। चर्न करने के बाद उसको फिर से एरेटेड करना होता है, तो पेट का ऐसा होता है डायग्राम, ठीक है। तो फंडस इज द चर्निंग पार्ट, कार्डियक इज वेयर इट एरेट्स द फूड। आपको अगर किसी चीज़ को फर्मेंट करना है तो उसको एरेट करना रहता है ना। तो ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है और खाने को यहाँ पर होल्ड करता है एरेशन के साथ, ताकि वो वहाँ फर्मेंट होकर के डाइजेशन मोड में जाए। पाइलोरिक जो है उसका काम क्या होता है? पाइलोरिक का काम होता है कि उसको इस प्रकार का बना दे, ठीक है, वापस से मिक्सचर सा बना दे कि उसमें एंजाइम्स अच्छे से मिल पाए। तो जैसे अगर आपको बैटर बनाना होता है ना, उसके लिए चीला बनाने के लिए, तो आप बैटर की जो कंसिस्टेंसी बनाने वाला स्टेप होता है वो पाइलोरिक का काम है, वो कंसिस्टेंसी बना देता है। कंसिस्टेंसी के बाद में आ गया वो नीचे, जहाँ पर इसमें एक तरफ है लीवर, एक तरफ है पैंक्रियाज। तो लीवर देंगे क्या? बाइल जूस। पैंक्रियाज क्या देंगे? पैंक्रियाटिक एंजाइम। इंसुलिन सबने सुना है, बट देयर आर लॉट मेनी एंजाइम्स दैट द पैंक्रियाज गिव। नाउ दीज बोथ विल कम इन कॉन्टैक्ट। ये क्या करते हैं? काइम और काइल में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे एक्सक्रीशन में येलो कलर का होता है ना सबका, कोई भी चीज़ खाएंगे निकलेगा सब येलो, तो वो जो येलो कलर में कन्वर्ट करना होता है वो ये पार्ट आता है। और बाइल की क्योंकि स्मेल गंदी होती है, इस वजह से हम लोग की स्मेल वो गंदी आती है। यहाँ पर ये सब मिक्सचर बनेगा एंड द फाइनल, इस मिक्सचर के बाद में एवरीथिंग ब्रेक्स डाउन। नाउ द फूड मॉलिक्यूल्स हैव ब्रोकन डाउन। नाउ इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? इनके अंदर, हाँ, इनके अंदर जो होते हैं माइक्रोविलाइज, जो कि अब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिशन का। ये न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते जाते हैं और जो बेकार चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके लास्ट में हमारे रेक्टम में पहुंचती है और वहाँ से एक्सक्रीट हो जाती है। दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नाउ द समान वायु, हाउ इट इज रेगुलेटिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब समान वायु चलती है तो ये डायरेक्शन ऐसा ही चलेगा और इसी प्रकार का जैसे बताया गया, लेकिन आइडियली हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर समान वायु सही नहीं चल रही है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में होल्ड हो गया थोड़े समय के लिए, क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं चल रहा, तब क्या बनेगा? गैस बनेगी, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट होगी बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो डाइजेशन रिलेटेड होती हैं ये समान वायु के माध्यम से होती हैं। ये हम बात कर रहे हैं फिजिकल लेवल पर। फिजिकल लेवल पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। मेंटल लेवल पर ये क्या करता है? जब हम बोलते हैं ना गट फीलिंग आई है, समय के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, समान वायु की मेमोरी सबसे ज़्यादा मानी गई है सारे वायु सिस्टम से ज़्यादा। समान वायु होल्ड्स द मेमोरी ऑफ ऑल द इवेंट्स, हाउ यू एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन is stored within the system of the समान वायु, ठीक है, and it retains the memory। तो जो भी आपको अगर एंजाइटी या घबराहट हो जाना, या कहते हैं लोगों की मेरे अंदर उतना दम नहीं है, ये वाले सारे जो बातें हैं ये सब समान वायु के अंदर होल्ड करके रहती हैं और ये सीधा आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट डालती हैं। इसी वजह से कोई व्यक्ति जैसे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा सबसे पहला असर उसके डाइजेशन पे पड़ता है, बाद में जाकर के मेंटल लेवल पर समझ में आता है, पर पहले पेट खराब हो जाता है, ठीक है। तो मेंटल लेवल पर इसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है। इसका काम क्या होता है? आध्यात्मिक दृष्टि में कहा जाता है कि जब हमारे साथ कोई घटनाक्रम होता है तो वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक, वो घटना जैसी थी वैसी, दूसरा उससे हमें क्या सीखने मिला। जब हमारा शरीर घटनाओं को स्टोर करता है रैदर देन उससे मिली लर्निंग को, तो वो हमारे सिस्टम को समय के साथ डैमेज करता है, रॉन्ग पैटर्न ऑफ मेमोरी को स्टोर करता है। जब हम घटना को किनारे कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं और सिर्फ उससे मिले ज्ञान को, तत्व को रखते हैं, तो दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ डाइजेशन।
सो मेंटल लेवल पर भी डाइजेशन डैमेज हो जाता है अगर समान वायु ठीक से काम नहीं कर रही है। आसन इसके लिए कौन से हैं? कपालभाति प्राणायाम इसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। वो सभी आसन जिसमें आपका पेट थोड़ा सा दबता है, ठीक है, जो छोटे बच्चे पवन मुक्तासन वगैरह जो करते हैं, वो सभी हमारे समान वायु के लिए अच्छे माने गए हैं। अगली वायु है हमारी व्यान वायु। तो व्यान वायु आप लोग देख रहे होंगे कि चेस्ट के लगभग बीच से ओरिजिनेट होते हुए संपूर्ण शरीर में ही जा रही है, होल बॉडी, ठीक है। ये डिफ्यूज्ड एनर्जी मानी जाती है एंड इट इज़ कंप्लीटली सर्कुलेटेड इन द एंटायर बॉडी। ब्रेन में भी जाती है, लोअर बॉडी में भी जाती है। तो व्यान वायु जो है इट इज़ बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को ज़्यादा रेगुलेट करती है। तो व्यान वायु अगर किसी की नहीं चल रही है तो उन लोगों को बीपी का इशू, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हाथों में नंबनेस वगैरह होना, ठीक है, और पैरों में नंबनेस होना। कई बार लोग रात में सोते हैं तो उनका ऐसा पैर ऐंठने लग जाता है ना, या झटके बनते हैं बहुत सारे, स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। दैट मीन्स व्यान वायु ठीक से काम नहीं कर रही है। तो आपके बॉडी में जो है, जैसे आप लेटते हो तो ग्रेविटेशन के प्रभाव से सर्कुलेटरी सिस्टम हर जगह पर रेगुलेट नहीं कर पा रहा, ठीक से प्राण को पहुंचा नहीं पा रहा है, प्राण शक्ति को। इस वजह से आपको स्लीप पैरालिसिस और इस तरीके के इश्यूज देखने को मिलते हैं। व्यान वायु के संचालन अगर नहीं होता है, उससे असमय बालों का झड़ना, नाखूनों का बहुत कमज़ोर हो जाना, ये सब होता है। होम्योस्टैसिस और कैल्शियम रेगुलेशन, दो सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर, वो हमारे ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाते हैं। हार्ट हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है व्यान वायु। अब ये हो गया फिजिकल लेवल पर क्या इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बात करें मेंटल लेवल पर, अगर व्यान वायु ठीक से काम नहीं कर रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मेंटल लेवल पर ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो आपका बोलते हैं ना बॉडी आई एंड वो कोऑर्डिनेशन, हाँ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में इशू आता है। तो ऐसे देखने में मिलता है इन लोगों का फोकस बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, गिरते बहुत हैं ऐसे लोग हैं, चलते रहेंगे कहीं पे भी पैर फंसा गिर गए, ठीक है। और माइंड एकदम अलग ही दिशा में जाता है क्योंकि इनका पूरा कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं चल रहा है ना। तो अगर माइंड बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो शरीर की सुध खत्म हो जाएगी, शरीर बहुत यूज़ करेंगे तो माइंड की सुध खत्म हो जाएगी। वो कनेक्शंस कहीं ना कहीं ब्रीच्ड लगते हैं ऐसे लोगों के। और मेंटल लेवल पर ये होता है कि मल्टीटास्किंग ख़त्म होती है इन लोगों की, एकदम ही ख़त्म। तो दे आर लाइक दे कैन जस्ट वर्क, अगर वो सामने ऐसा देख के कुछ फोकस कर रहे हैं तो यहाँ बगल में आग लग जाएगी, उनको अंदाज़ा नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे जस्ट कैन फोकस एट वन प्लेस, देयर ऑल सेंसेस आर नॉट वर्किंग पैरेलली। एंड व्यान वायु से और मेंटल इश्यूज क्या होते हैं, हाँ, अगर व्यान वायु आपकी ठीक से नहीं चल रही है तो पूरे बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो डिसरप्ट होता है। तो आध्यात्मिक लेवल पर भी आप की जर्नी कहीं ना कहीं हेल्ड बैक हो जाती है, क्योंकि एक लेवल तक आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वो सटलनेस पूरे शरीर में एक्सपैंड नहीं कर पाती है, ठीक है। एंड योर रिसेप्टिविटी बिकम्स लेस। तो ऐसे लोगों को जो है रिसेप्टिव नहीं होते हैं, तो जिस विचारधारा पे बैठ गए हैं उनको समझाना कुछ बहुत ही मुश्किल होता है। तो उम्र के साथ भी व्यान वायु का थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होता है, इसीलिए देखा जाता है, वो बोलते हैं ना सठिया गए, तो वो कुछ दिक्कत नहीं, वो व्यान वायु अब ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए वो ऐसा देखा गया है कि वो सठिया गए हैं, क्योंकि अब वो नई चीज़ों के लिए दे आर नॉट ओपन, दे आर नॉट रिसेप्टिव। नाउ कमिंग टू द प्राणवायु। प्राणवायु इज अगेन द सिस्टम जो यहाँ से बीच से ओरिजिनेट होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ कहाँ तक जा रहा है आप देख सकते हैं, लगभग हमारा विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट तक ये जा रहा है। एंड मेजरली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब बिकॉज द प्राण वायु इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायु, क्योंकि इसको नाम ही प्राणा दिया गया, जो कि बेसिकली ये सारे वायु क्या हैं, ये तो ऑटो रिक्शा है जिस पे प्राण वायु बैठ करके चलती है, पर अगर उसमें से किसी को प्राणा ही नाम दिया गया तो डेफिनेटली इट विल बी इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज प्राणा हैज़ एक्चुअली द कैपेसिटी कि बॉडी फंक्शन के हिसाब से देखेंगे कि अगर आपके लोअर सब गड़बड़ भी हो जाता है
है ना, इतना के नीचे बॉडी काम भी नहीं करता है तो भी आपका सिस्टम चलेगा अगर प्राणा और उदान चल रहा है तो, ठीक है। इस वजह से इसको प्राणा नाम दिया गया क्योंकि इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। ये लाइफ गिविंग एनर्जी होती है। तो बेसिकली जितना आपने फिजिकल लेवल पर खाने पीने से, मेंटल लेवल से, ज्ञान भाव से, प्रेम भाव से जो कुछ भी एकत्र किया वो किस प्रकार से आपके अंदर नर्चरिंग क्रिएट करेगा, दैट इज द प्राणा वर्क। तो ये सारा अब्जॉर्प्शन जो होता है, अब्जॉर्प्शन लेवल, फिजिकल लेवल पर जो हमारा अब्जॉर्प्शन होता है ना अंदर, मान लो कि डाइजेशन ने कर लिया, सारा न्यूट्रिशन ले लिया, न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे, सेलुलर लेवल पर न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। ब्लड कौन पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है। पर हार्ट के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के मॉलिक्यूल के अंदर वो न्यूट्रिशन कैसे जा रहा है, ऑक्सीजन कैसे जा रहा है, वायु के थ्रू जा रहा है ना, ठीक है। तो प्राणा के थ्रू जा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो वायु जो है वो ब्लड के साथ में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, एक एक सेल के अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को देता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन भी पहुंचता है। तो बेसिकली प्राणा is the respiratory system and it is one of the most vital system। अगर मान लो प्राणवायु अगर किसी का नहीं ठीक से चल रहा है, ठीक है, तो लंग्स इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहते हैं थोड़े से ऐसे लोग। ऋचा जी उदान के बाद में आई विल टेक क्वेश्चंस नॉट बिटवीन दैट। सो ऐसे लोग बहुत प्रोन रहेंगे कि उनको रेस्पिरेटरी फंक्शंस में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन हो जाती है बॉडी, ठीक है। जैसे ही आपका प्राण वायु अगर गड़बड़ हुआ तो बॉडी डीके की तरफ मूव करती है, डीके की तरफ मूव करेगी, तुरंत आपके गुड बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर से कम होने लग जाएंगे। जैसे ही गुड बैक्टीरिया कम होंगे, फंगस अपने आप चढ़ जाएगा। आप कोई सेब वगैरह कुछ फ्रूट ऐसा खुले में एक्सपोज करके रखिए, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपको उसके अंदर फंगस दिखाई देगा, ठीक है। तो फंगस इज समथिंग विच इज क्रिएटेड ऑन द प्लैनेट टू डीके everything that has to be decayed, it will decay it। तो हमारी बॉडी के अंदर भी फंगस का प्रभाव बढ़ जाता है जैसे ही आप प्राण शक्ति जो है कम हो जाती है। तो दूसरा, अगर आपका प्राणा मेंटल लेवल पर क्या फंक्शन होता है इसमें डिसरप्ट, अगर प्राणा सही नहीं है तो थिंकिंग की कैपेबिलिटी हमारी कम हो जाती है, विचार करने की, ठीक है। तो सारा ज्ञान होने के बाद में भी इट विल नॉट बी इन योर एक्सेस, समय पर आपको मौजूद नहीं होगा वो ज्ञान। कई बार होता है बच्चों के साथ में पूरा रटेंगे, पढ़ के जाएंगे, जैसे परीक्षा में बैठेंगे उस वक्त पर नहीं याद आएगा, प्रेजेंटेशन में खड़े हो जाएंगे उस समय पर भूल जाएगा जो पढ़ के आए थे, जो समझ के आए थे। मतलब प्राणा वायु ठीक से नहीं चल रही है, ठीक है। तो फोकस बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए प्राणायाम जो होते हैं जनरली वो इसमें हेल्प करते हैं। नेक मूवमेंट्स वगैरह भी इसमें हेल्प करते हैं। चेस्ट के एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो भी इसमें हेल्प करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल मसल, ऐसा चेस्ट बना लिया तो उससे प्राणवायु अच्छी हो जाएगी, नहीं। सटलर योगासनाज विच लाइक बैक बेंडिंग, जिसमें आपके चेस्ट तक थोड़ा सा प्रेशर पहुंचता है, चक्रासन, ये सब से आपको प्राण शक्ति में फ़ायदा मिलता है। नाउ कमिंग टू दी उदान वायु, ठीक है। ये हमारा थ्रोट से लेकर के हेड तक का होता है एंड अपवर्ड मूविंग एनर्जी होती है। स्पीच, मेमोरी, बैलेंस, मेंटल स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। वो वैसे भी पता है आपको, जितने ऑर्गन्स ऊपर की तरफ हैं हमारे ब्रेन एंड ऑल सेंसरी ऑर्गन्स विच आर देयर, वो सारे जो है उदान वायु के थ्रू देखे जाते हैं, ठीक है। उदान वायु अगर किसी की ठीक से नहीं रेगुलेट हो रही है तो फिर ऐसे लोगों में देखा गया है कि वो अपने शब्दों को ठीक से अभिव्यक्त करना नहीं आ पाता है उनको, मेमोरी वीक होने लग जाती है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी भूलते हैं, और मेंटल स्ट्रेंथ बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। इंटेलिजेंस उनका जो है, लगता है इंटेलिजेंस क्या होता है, ज्ञान नहीं होता इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होता है ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता, इज इंटेलिजेंस, ठीक है।
कि अगर कोई बोला जा रहा है अरे ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो ऐसा मत, इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साल पहले तक का इनको सब पता है, अभी बुलाओ तो अभी रिसेंट का कुछ नहीं पता होगा। इंटेलिजेंट का मतलब है कि अभी तुरंत का भी कुछ पूछो जो बंदा बता ले रहा है, जो पुराने ज्ञान और प्रेजेंट ज्ञान के बीच में फटाफट से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करके अपना आउटपुट निकाल पा रहा है। मतलब वन, दे हैव एक्सेस टू व्हाट दे हैव स्टोर्ड and they are very updated to the present. That is the person who will be called as intelligent. तो वो इंटेलिजेंस जो है कम हो जाता है। मतलब आप कई बार आपने देखा होगा ये एज के साथ में भी उदान का कम हो जाता है, इसलिए एज के साथ में कई बार लोगों की मेमोरी कम होती है। देखेंगे आप पुराने लोगों को, वो एक एज तक की ही स्टोरीज को रिपीट में सुनाते रहते हैं, उसके आगे का उनको याद नहीं होता। अभी रिसेंट का नहीं बता पाएंगे, एक एज तक में उन्होंने क्या मूवी देखा, क्या घूमते थे, क्या करते थे, किसके साथ कैसा रिलेशनशिप था, वो उनको याद है, उसी को रिपीट में चला रहे होते हैं। पर नया वाला उनको कुछ नहीं याद होता, वो होता है कुछ 2-3 दिन के अंदर भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये उदान की कमी से होता है। और सबसे छोटे बच्चों में अप टिल द एज ऑफ 11 उदान वायु बहुत तेजी में चल रही होती है, तो इनकी ग्रास्पिंग सबसे ज़्यादा होती है। इनको पुराना भूल जाएगा, रीसेंट का बिल्कुल याद रहेगा। इसीलिए हम लोग जब उस एज ग्रुप में थे तो उस समय का गाने से लेके सब कुछ हम लोग को फटाफट से अपडेट होते थे। अभी अंताक्षरी करिए तो न से नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे पे ही आ जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि वो वाला हमारे मेमोरी में एकदम से लॉक्ड है, उदान वायु का प्रैक्टिस। और ये फिजिकल और मेंटल लेवल पर इसका ये है। फिजिकल लेवल पर भी इसका नुकसान होता है, तो आपको ये जो होता है मसल मेमोरी वीक हो जाती है बेसिकली। उदान वायु अगर ठीक से नहीं चल रही है ना, तो जो चीज़ें आपने मोटर लेवल पर और मस्कुलर लेवल पर लर्न करी थी वो भी आप भूलने लग जाते हैं, वो ग्रास्प नहीं कर पाते, उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं रह जाती है। तो इसको उदान वायु को सही करने के लिए हमें जो भी ऐसा आसन में आप उल्टे हो जाए ना, ऐसा शीर्ष आसन हो, इसमें सर नीचे को लटक जाए, ब्लड फ्लो ऐसा सर में जाए, वो वाले सारे आसन उदान वायु को बढ़िया कर देते हैं। तो दैट्स अबाउट इट। जो ग्रीन 2 एरोज नीचे आ रहे हैं वो है उदान? हाँ, मतलब वो जाती ऊपर है, पता नहीं ऐसे क्यों दिखाया, लेकिन हाँ। रिचा जी, यू हैड सम क्वेश्चन टू आस्क? I just wanted to know कि जो प्राण वायु है और प्राणा है ये एक ही चीज है या नहीं, अलग अलग है। प्राणा इज प्राण, लाइफ फोर्स एनर्जी। प्राण वायु इज वन ऑफ द मेथड थ्रू विच द प्राणा फ्लोज इन द बॉडी।